हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने देखा, समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इस महत्वपूर्ण चैप्टर का आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और वो है इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि हमारे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आज इसी कड़ी में एक मॉडल आंसर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिससे आपके पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है और आपको आंसर राइटिंग के लिए भी इससे बहुत सहायता मिलती है। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैं शुरू करूं, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपका ही प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसी सुविधा आपको प्रदान करता है कि आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा सभी विषयों की निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पा सकते हैं। यानी यहाँ एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, और आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड कोई भी फॉलो कर रहे हैं, आपको सारी की सारी शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। तो इसी क्रम में आज हम समकालीन विश्व में सुरक्षा के जो एनसीईआरटी के सवाल हैं, उन सवालों को देखेंगे और उनका एक आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, एक मॉडल आंसर देखने की भी कोशिश करेंगे। अब जैसे ये एक जोड़ा मिलाने वाला सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, जिधर एक तरफ है विश्वास बहाली के उपाय, जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, अस्त्र नियंत्रण, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल रिजिम जो पूरा अस्त्र पे है, फिर डिसआर्मामेंट इससे होता है, गठबंधन और निशस्त्रीकरण। तो ये जो ये चार ऑप्शंस हैं, इसके कौन से ऑप्शन चार इधर होंगे देखना है। तो विश्वास बहाली के उपाय इसमें हो जाएगा राष्ट्रों के बीच सुरक्षा, मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। तो अब आपस में सुरक्षा की जो सूचनाएं हैं, अगर हम आपस में आदान प्रदान करते रहेंगे तो एक क्या होगा, विश्वास बहाली दो देशों में हो सकती है। तो ये इसका आंसर तो ये दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, अभी आंसर भी देख लेंगे। अस्त्र नियंत्रण, यानी अस्त्र नियंत्रण से आप कह सकते हैं कि हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश। ठीक है, एक आप यहां जा सकते हैं। निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण को कहते हैं कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से रोक, और गठबंधन को आप कह सकते हैं कि सैन्य हमले की स्थिति से निपटने या उसके अपराध के लिए या उसको रोकने के लिए कुछ राष्ट्रों के आपस में मेल करना, जिसको कोलिजन कहते हैं ना। मान लो नाटो का आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके सामने आंसर है। तो विश्वास बहाली के केंद्र राष्ट्रों के बीच सुरक्षा, मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। अस्त्र नियंत्रण का ऑप्शन हो जाएगा हथियारों का निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश। गठबंधन का हो जाएगा सैन्य हमले की स्थिति में निपटने या उसके अपराध के लिए कुछ राष्ट्रों में आपस में मेल करना। और निरस्त्रीकरण कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल पर परहेज। ये आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। गठबंधन में जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाता है, इस तरह के गठबंधन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार या खतरे की स्थिति का नहीं दर्जा देंगे। देखिए, हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, एक सुरक्षा का परंपरागत सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है, सैन्य हमलों से जो खतरे हैं या पारंपरिक रूप से जो खतरे सिक्योरिटी को लेकर रहते हैं उनको रखा जाता है। अपरंपरागत में हम मानव विकास की जो चुनौतियां हैं, पर्यावरण है, महामारी है, इस तरह की समस्याओं को रखते हैं। अब यहाँ क्या है, चिकुनगुनिया, डेंगू बुखार का प्रसार, पड़ोसी देशों से कामगारों की आमद, पड़ोसी राज्य से कामगारों की आमद, या अपने इलाकों को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय। ये चार महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने हैं। और इसके अलावा अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग वाले समूह का उदय, देश की सशस्त्र सेना की आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार। अब इन सभी चीजों का अगर आप उत्तर देखें तो चिकुनगुनिया, डेंगू बुखार का प्रसार क्या है, एक सुरक्षा का अपारंपरिक है, क्योंकि ये कोई सैन्य हमला नहीं है। ये क्या है, ये अपारंपरिक है जो मानव विकास पर टिका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से अपारंपरिक हो गया, है ना। इसके अलावा पड़ोसी देशों से कामगारों की आमद, यानी बाहर से अगर कोई कामगार आ रहा है तो ये क्या होगा, ये परंपरागत समस्या है कि हो सकता है वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। जैसे रिफ्यूजीज आते हैं, जैसे भारत में रोहिंग्यास के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परंपरागत हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी राज्य से कामगारों की आमद, अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए भारत में उत्तर प्रदेश से कोई मध्य प्रदेश जा रहा है तो इसमें कोई समस्या है क्या, तो इसको आप खतरा नहीं की श्रेणी डाल सकते हैं, खतरा नहीं मानेंगे। ठीक, फिर अपना ऑप्शन है कि अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, तो ये सुरक्षा का अपारंपरिक एक आप कह सकते हैं कि ये समस्या है, जिसमें क्या होता है, ये अपारंपरिक यानी सैन्य वाला नहीं, ये असैन्य खतरा है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आंतरिक खतरा पर इसको जोर डाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अपने इलाके को अधिक स्वायत्ता दिए जाने वाली की बात की जा रही है। तो अपने इलाके को अगर और स्वायत्ता दिया जाने लगेगा, मान लीजिए कहा जाएगा कि हमारा जो इलाका है उसमें और ज़्यादा हम, जिस मान लीजिए हम हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए या हम यहाँ पर राइट्स अलग होने चाहिए, तो ये कोई खतरे की स्थिति वाली बात नहीं है। देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नज़र से देखने वाला जो अखबार होगा वो किसकी में आएगा, तो ये भी सुरक्षा का पारंपरिक एक तरह से होगा कि सैन्य चीज़ों पर हमला किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण आंसर्स थे, आप क से च तक का आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उसको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है? अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई परंपरागत और अपरंपरागत में क्या अंतर है, इसकी चर्चा भी हमने चैप्टर में ठीक से देखी है, और गठबंधन निर्माण इसमें से किस कोट में आता है इसको भी देख लेंगे। तो परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में निम्न अंतर है। परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा से आशय मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग तथा सैन्य बल के उपयोग की आशंका से संबंध है। तो जो परंपरागत का जो सुरक्षा है वो सैन्य बल के उपयोग में परंपरागत माना जाएगा, और सैन्य बल का अगर प्रयोग नहीं होगा, कुछ और समस्या होगी, तो अपरंपरागत। पारंपरिक सुरक्षा का संबंध बाहरी सुरक्षा से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा एक्सटर्नल एग्रेशन या बाहरी किसी हमले की दर्द में माना जाता है। बाह्य सुरक्षा का खतरा दूसरे देश से होता है जो कि सैन्य आक्रमण की धमकी देकर उस राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है। तो जो पारंपरिक सुरक्षा के विषय हैं जिसमें बाहरी खतरे को माना जाता है वो हमेशा दूसरे देश से रहता है, जैसे भारत को पाकिस्तान से हो सकता है, चीन से हो सकता है। जब दूसरे देश के लोग शरणार्थी के रूप में आते हैं तो उस देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, ऐसा भी होता है। बाहर के लोग, अभी हमने देखा ना बाहरी मजदूर का यहाँ आना। इस धारणा में बाहरी आक्रमण के समय कोई राष्ट्र निम्न उपाय करके उससे बाहर निकल सकता है। कौन कौन से? वह आत्मसमर्पण कर सकता है, आक्रमणकारी राष्ट्र की बात मान सकता है, या उसको युद्ध में हरा दे। तीन स्थितियां उसके सामने बन जाती हैं। तो जो परंपरागत सुरक्षा की स्थिति बनती है जब बाहरी देशों से आक्रमण होता है, तो या तो सरेंडर कर ले, उसकी बात मान ले, या उसको हरा दे। ये तीन स्थितियां होती हैं। पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा से आशय है कि मानवीय अस्तित्व को खतरा अर्थात बाहरी खतरों के साथ साथ अपनी सरकार से भी खतरा होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपारंपरिक सुरक्षा में ये हो जाता है कि बाहरी के साथ खतरे के साथ साथ अपने यहाँ जो समस्याएं चल रही हैं वो भी ऐड हो जाएगा। इसमें सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि व्यक्ति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ये अपारंपरिक सुरक्षा की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अपारंपरिक में बाहरी खतरे तो हैं ही, अंदर के जो खतरे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अपारंपरिक सुरक्षा यह भी है कि जनसंख्या की वृद्धि से संसाधनों में कमी आ जाएगी। ये भी अपारंपरिक सुरक्षा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, आज मान लीजिए कि सबके पास जमीन है और सब आराम से खेती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। कल को डेट में जनसंख्या बढ़ गई, खेती के लिए लड़ाई, जमीन के लिए लड़ाई होने लगी, तो लोगों ने क्या किया, हथियार उठा लिया। तो हमारी पारंपरिक हमारी अंदरूनी सुरक्षा को हार्म कर सकता है, इसलिए हम इसे अपारंपरिक सुरक्षा में रखते हैं। अपारंपरिक सुरक्षा के अनुसार खतरे के नए स्रोत क्या हो सकते हैं, जैसे महामारी आ जाए, आतंकवाद आ जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अपारंपरिक स्रोतों से संबंधित है। अगला सवाल है कि तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों में रहने वाले लोगों के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरी दुनिया के लोग और विकसित देशों में रहने वाले लोगों के सामने आने वाले खतरों में निम्न अंतर है। तीसरी दुनिया के देशों के सामने बाह्य सुरक्षा का खतरा तो है ही, आंतरिक खतरे भी अधिक हैं। यानी जो एकदम अंडर डेवलप्ड हैं उनके अंदर क्या होगा, लोग बेरोजगारी होगी, वहां पर भूखमरी होगी, गरीबी होगी, तो लोग हमेशा क्या करेंगे, जैसे भारत में नक्सलवादी आंदोलन इसी तरह शुरू हो गया और बाद में कितना बड़ा सरदर्द हो गया। तो ये सारी चीजों का खतरा रहता है। ये देश उन्हें अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक सहायता देने के लिए शर्त राजनीतिक विचारधारा के वर्चस्व से डराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों की अगर हेल्प करेंगे तो अपनी शर्तें मनवाएंगे, उनके संसाधनों का उपयोग करेंगे। अमेरिका लगातार करता रहा है, आपने देखा है कई देशों में। तो अल्पविकसित देशों के लिए भी एक खतरा है। नए स्वतंत्र देशों को अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई नया देश स्वतंत्र हुआ तो अगल बगल के राष्ट्र उसको तंग करते रहेंगे। नए देशों के लिए पड़ोसी देश के साथ बाहरी युद्ध और आंतरिक युद्ध ने उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती प्रकट की। ऐसे कई चुनौतियां हैं जिनका सामना विकसित देशों को करना है। तो जैसे अल्प विकसित देश हैं, ऐसे विकसित देशों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए एक परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? तो देखिए, आतंकवाद एक हिंसात्मक गतिविधि है। आतंकवाद सुरक्षा की अवधारणा अपरंपरागत श्रेणी में आती है, ये ध्यान रखिए आप। टेररिज्म, अब आप कह सकते हैं कि सर बाहर से वो भी तो हमला करते हैं, लेकिन वो राज्य नहीं है, वो कोई स्टेट या कोई देश नहीं है। वो आतंकवाद अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी एक अनट्रेडिशनल तौर पर भी आ सकता है, या बिना राज्य के भी आ सकता है। तो ये अपरंपरागत श्रेणी है। आतंकवाद की समस्या विश्वव्यापी है। आतंकवाद अलग अलग तरीकों से किसी देश की शांति, सुरक्षा, अखंडता, इन सब चीजों को भंग कर सकता है।
11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले को देखा गया। इसके अलावा आप 26/11 भारत का भी उदाहरण दे सकते हैं, मुंबई हमला। तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है आतंकवाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवादी रेलगाड़ी, बाजार, विमान, महत्वपूर्ण इमारत, इन पर हमला करके नागरिकों को बड़े पैमाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि जो परंपरागत सैन्य हमले होते हैं वो आर्मी पर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं ज्यादातर। कुछ देश आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जो विश्व के लिए एक समस्या है। तो आप जानते ही हैं वो महान देश कौन कौन से हैं। अगला सवाल, सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताएं कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। तो अगर आप परंपरागत दृष्टिकोण को देखें तो सबसे बड़ा विकल्प सैन्य आक्रमण होता है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अनुसार सैन्य खतरे को अत्यधिक नुकसानदायक माना जाता है तथा अधिकतर का सामना राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। दूसरे देश किसी देश को या युद्ध की धमकी देकर स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा शांति के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अपारंपरिक सुरक्षा सरकार के खतरे के नए स्रोत हैं महामारी और आतंकवाद। ठीक है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी भी देश को सुरक्षा को अधिकतर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है और उसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अब जो क्वेश्चन मेन रूप से पूछा गया है कि सुरक्षा का खतरा होने पर क्या विकल्प है, तो पहला वो आत्मसमर्पण कर दे, यानी वो क्या कर दे, सीधे सीधे सरेंडर कर दे। 1971 का जंग याद है ना, जब पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया। दूसरा ऑप्शन क्या है, शत्रु देश को हराकर युद्ध जीत ले, जैसे भारत ने कारगिल में किया। आक्रमणकारी राष्ट्र की बात मान ले। तो ये 2-3 ऐसे विकल्प होते हैं जो परंपरागत सुरक्षा के दृष्टि से सामने बचते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शक्ति संतुलन क्या है। ठीक है, यानी पावर बैलेंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब शक्ति संतुलन होता है ना तब एक्चुअल युद्ध होना बड़ा मुश्किल होता है। आपको मैंने कई चैप्टर में बताया, आपके शीत युद्ध का दौर तो फर्स्ट चैप्टर ही हमने किया भी है। आपने शीत युद्ध सुना है, कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा वॉर है, लेकिन नो सिंगल बुलेट फायर, इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई। किसके किसके बीच में हुआ था ये, रूस अमेरिका, लेकिन कोई बुलेट फायर नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोनों की शक्ति संतुलित थी, दोनों एक दूसरे के सामने मजबूत थे। अगर कोई एक दूसरे पर हमला करता तो दूसरे को भी उतना ही नुकसान होता। इसलिए शक्ति संतुलन एक तरह के अवरोध के रूप में, अवरोध के रूप में देखा जाता है जो युद्ध होने को बचाता है। ठीक है, शक्ति संतुलन से आशय है किसी देश के बीच शक्ति का बंटवारा इस तरह से करना कि किसी एक देश या राज्य के पास इतनी ताकत ना हो कि वह दूसरे राज्य को अपने दबाव में रख पाए। सो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत बोलेगा कि मेरे पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान चिल्लाता है मेरे पास भी है ना। अगर मान लीजिए कि अमेरिका बोलेगा मेरे पास इतने अधिकार है, सोवियत संघ कहता था मेरे पास भी बहुत अधिकार है, मेरे पास भी बहुत हथियार है। तो पावर को इस तरह बैलेंस करना कि एक देश दूसरे देश को दबा ना सके। इसे प्राप्त करने के कई कारण है। मैत्री संधि द्वारा ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं। भारत और रूस का मान लीजिए फ्रेंडली रिलेशन है कि ठीक है हम आपस में कभी युद्ध नहीं करेंगे, तो शक्ति संतुलन है, ठीक है युद्ध नहीं करेंगे। दूसरा निशस्त्रीकरण या शस्त्रीकरण। अब दो चीजें, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। हो सकता है कि भाई एक देश ए है, उसने आज रात को घोषणा की कि मेरे पास 100 परमाणु हथियार आ गए और बी को धमका रहा है बार बार, है ना। तो बी क्या करेगा, ये भी मेहनत किया और 2 दिन के अंदर इसने भी 100 परमाणु हथियार बना लिया, इसने 1000 बना लिए। तो ये अस्त्रीकरण हो गया। इसने बोला अच्छा तेरे पास है, ले मेरे पास भी है, अब मार के दिखा। तो यहां शक्ति संतुलन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, सब लोग बोले नहीं नहीं हमें बहुत शांति की जरूरत है और दोनों आपस में सहमत हो जाए। ये बोले ले मैं भी अपने एटॉमिक हथियार मिटा रहा हूं, तू भी मिटा दे, हम दोनों में से किसी के पास नहीं रहेगा तो दोनों कोई नहीं धमकाएगा। तो ये 2 चीजें होते हैं, या तो एक प्रमुख स्रोत है, या तो निशस्त्रीकरण कर दिया जाए या शस्त्रीकरण कर दिया जाए। निशस्त्रीकरण की राजनीति बहुत चल रही है, यानी पूरी दुनिया से हथियारों को मिटा रहा। आपने CTBT का चैप्टर में हमने चर्चा की, सॉल्ट एग्रीमेंट, कई तरह के एग्रीमेंट देखे हैं जिसमें कोशिश है कि भाई सभी देश हथियारों की उपज करना रखना बंद कर दें। पर जो चालाक बड़े बड़े देश हैं वो कहते हैं जिसने कर लिया है रखे रहिए, बाकी लोग मत करिए। तो ये ठीक नहीं है, तो इससे भी शक्ति संतुलन होता है। ठीक है, अगला सवाल है सैन्य गठबंधन के क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। तो सैन्य गठबंधन का मुख्य उद्देश्य गठबंधन बनाकर विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना, यानी एक तरह का कोलिशन बनाना या एक तरह का पार्टनरशिप ग्रुप बनाना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बनाया गया 1949 के आसपास। और यहाँ पर यूरोपीय देशों ने क्या किया और अमेरिका के साथ मिलकर एक गठबंधन किया कि हमारे में से कोई भी देश पर अगर हमला होता है तो उसे अपना हमला मान लेंगे। इस गठबंधन के उद्देश्य राष्ट्र हित पर आधारित होते हैं। ठीक है,
नाटो जो कि एक शक्तिशाली संगठन है, इस गठबंधन का उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देश तथा अमेरिका की सैन्य सुरक्षा संस्कृति वर्चस्व को बनाए रखना। पश्चिमी यूरोप जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड इस तरह के देश हैं और अमेरिका इन लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। उदाहरण, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ तो अन्य देशों ने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। तो अमेरिका पर जब हमला हुआ तो अन्य देशों ने माना कि हमारे ऊपर भी हमला है और सभी ने आतंकवाद विरोधी प्रक्रिया में सहयोग भी किया। तो इसलिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है पर्यावरण। अब देखिए, पर्यावरण को हमने देखा था चैप्टर में कि यह अपरंपरागत सुरक्षा का हिस्सा होता है। आज हम पर्यावरण के खतरे को भी सुरक्षा का खतरा मान रहे हैं, होना भी चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर और वाटर लेवल बढ़ता है तो कई कोस्टल एरियाज के देश डूब जाएंगे, तो है ना खतरा। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो सहमत तो सब होने चाहिए। पर्यावरण की मुख्य मुख्य समस्याएं क्या है? सबसे बड़ा समस्या क्या है? वैश्विक ताप, जिसको आप कहते हैं बार बार ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी पृथ्वी का गर्म होना, और जब गर्म होंगे तो सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी, कई देश मरेंगे। इसके अलावा जो पूरा सिस्टम है बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम वो बिगड़ेगा। तो तेजी से पर्यावरण में गिरावट सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। पर्यावरण की समस्या एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक कारण से भी है। ज्यादातर विश्व के बड़े बड़े विकसित देशों ने मिलकर इस तरह के प्रोडक्शन गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया और लगातार कर रहे हैं, जो पर्यावरण दुनिया के लिए खतरा है, और दुनिया के सभी देश इसको भोग भी रहे हैं। इसलिए कि ये वैश्विक समस्या है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो समुद्री प्रदूषण है, ये सभी मानव जीवन को प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। ये रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं उनसे जो प्रदूषण होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जो न्यूक्लियर बिजली को बनाने वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है वो समुद्र में गाड़ा जाता है, बहुत सालों तक वो खराब नहीं होता, रेडियो एक्टिव रेज भी होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या रही हैं? प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा जैसे जिसको एक CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये बारीक कणों में हवा में रहते हैं और सभी जीवों को, जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। जैसे CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आप जो भी AC रेफ्रिजरेटर चलाते हैं उससे निकलती है और वो ओजोन लेयर को जाकर खतरा पैदा करती है, ओजोन लेयर को काटती है, वहाँ से फिर ये जो आपके पैराबैगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो आती हैं और स्किन कैंसर और कई बीमारियों को जन्म देती हैं। तो ये सबको एक तरह से हानि पहुंचा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तेल में उपस्थित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समुद्री वनस्पतियों के उत्तक में प्रवेश करके इनकी वृद्धि को रोक रहे हैं। अक्सर आपने ऑयल सिल्क, कई बार तेल का जहाज जाता है, पलट जाता है, पूरे समुद्र में तेल फैल जाता है, तो उससे वहाँ का जो इकोलॉजिकल पूरा सिस्टम वो खराब हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनसे रिसाव जो होता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम का शुद्धिकरण, परमाणु बम, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पादन का कारण है। तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाई जा रही है, तो ये सारी चीजें भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह प्रदूषण कायिक प्रभाव के साथ अनुवांशिक प्रभाव भी डालता है, यानी तुरंत आपके शरीर पर तो असर डालेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। ठीक है, तापीय, जैसे भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई तो बहुत सालों तक लोग बीमार रहे। जो हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया, एटम बम, तो बहुत सालों तक लोगों में वो चीजें देखी गई। तो ई कचरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कचरा वर्तमान में महत्वपूर्ण पर्यावरण की समस्या बना हुआ है। तो ई कचरा क्या है? बेसिकली जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ यूज करते हैं, खराब हो जाता है, फेंक देते हैं, ये भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण बन रहा है, जिसका संवेदन नवीन प्रौद्योगिकी, तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उससे संबंधित है ई कचरा, और ये भी एक अपरंपरागत सुरक्षा का कारण बना हुआ है। विश्व की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों की कमी हो रही है, प्राकृतिक संतुलन इससे बिगड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, पानी का ओवर यूज, है ना, जमीन का ओवर यूज, सारी चीजें प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणु हथियार का सुरक्षा या अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार करिए। अब देखिए, परमाणु हथियार किसी भी देश की सैन्य शक्ति के लिए सबसे बड़ी ताकत है। हथियार नियंत्रण के सहयोग के कारण परमाणु हथियारों का सीमित उपयोग है। इससे अनुवांशिक खतरा हो सकता है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसका गैर कानूनी प्रयोग भी होता है। 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर बम गिराया गया, जिसका प्रभाव कई वर्ष तक देखने को मिला, परंतु आज के समय में परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए लगभग 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बम है। जो उस समय हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया उसका प्रभाव कई सालों तक चला, और आज के बम इससे 300 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अब गिरेगा तो क्या होगा? हथियार नियंत्रण संधि में से एक परमाणु हथियार के नियंत्रण के लिए एक संधि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि के रूप में की गई,
जिसमें कहा गया कि अब परमाणु हथियारों को रोका जाए, लेकिन बहुत विशेष उसमें लाभ नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दिया जाना चाहिए, पारंपरिक या अपारंपरिक? अब देखिए, भारत को पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों, गैर पारंपरिक दोनों खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भारत को चीन, पाकिस्तान से लगातार बाहरी खतरे रहते हैं। अपारंपरिक में आतंकवाद, नक्सलवाद, महामारी, ये सारी चीजों से जूझना पड़ता है। तो दोनों चीजें हैं। यह खतरे सीमा के अंदर भी उभरे हैं और सीमा के बाहर से भी उभरे हैं। भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहते हैं। पाकिस्तान से 47, 48, 65, 71, 1999 में और चीन से 1962 में भारत पर हमला किया। भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। तो हमारे जब मुद्दे पारंपरिक गैर पारंपरिक सुरक्षा दोनों से जुड़े हैं, तो हम उपाय भी दोनों करते हैं। हमने 1998 में इसीलिए परमाणु परीक्षण किया कि भाई हमने कहा कि हमको सैन्य खतरा हमको करना पड़ेगा, और हमने अपारंपरिक तौर पे भी जो जो चीजें की जा सकती हैं खतरों को रोकने के लिए, वो चीजें भी की हैं। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति की शुरुआत की है। ठीक है, भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, यानी पर्यावरण को लेकर भी वो बहुत सजग है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं की निपटारा करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्र में कई उग्रवादी समूह समय समय पर आते रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए भारत ने भी तैयारी की है। भारत ने एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का भी पालन किया है। तो ये सारी चीजें भारत ने लगातार अपने पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा को मेंटेन रखने के लिए किया है। फिर से समझ लीजिएगा कि पारंपरिक सुरक्षा बाहरी खतरों के लिए है और अपारंपरिक जो है वो बाहरी अंदरूनी दोनों खतरे होते हैं। अब अगला सवाल है कि साइड में दिए गए कार्टून को समझिए। ये देखिए, ये वॉर है, यानी एक बहुत बड़ी युद्ध है, और उससे इसके पीछे छुपे हुए ये टेररिज्म, आतंकवाद, इसका सहारा लेकर 98 का कारगिल वार में यही तो हुआ। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, लेकिन बीच में आतंकवादी उसमें लगे हुए थे। तो ये आतंकवाद से जो संबंध कार्टून में युद्ध और आतंकवाद का जो संबंध है दिखाया गया है, इसके पक्ष विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। तो कार्टून में युद्ध और आतंकवाद का जो संबंध दिखाया गया है, उससे यही कहा जा सकता है कि आज के समय में कई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण तीसरे विश्व युद्ध के आसार बन सकते हैं। सामान्यतः मनुष्य के विनाश के लिए युद्ध और आतंकवाद को बहुत बड़े खतरे के रूप में माना गया है। यदि युद्ध के पक्ष में बात करें तो कहा जाता है कि सभी देश आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर युद्ध करें। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आतंकवाद के नाम पर युद्ध करने के लिए युद्ध होता है। कई बार युद्ध के पीछे आतंकवाद, जैसे जब सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था, तो जो ओसामा बिन लादेन था ना, अलकायदा वाला, उसको अमेरिका ने ही पैदा किया, उसको उसी ने सपोर्ट किया और बाद में उसने अमेरिका को मारा। तो युद्ध के पीछे आतंकवाद जुड़े रहना या आतंकवाद के लिए युद्ध करना, ये एक जैसा कई बार होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल थे जिसकी चर्चा हमने की। किसी सवाल में कोई डाउट, समस्या या परेशानी हो तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैप्टर के सारे वीडियोस और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और समझ लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप निःशुल्क शिक्षा किसी भी विषय की, किसी भी क्लास की ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से 12 तक आप सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क है। ये सारे कंपटीशन के भी जो कोर्सेज हैं, ये भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। और हमारा प्लेटफॉर्म कई तरह का है, एप्लीकेशन भी है, हमारा वेबसाइट भी है, हमारा यूट्यूब मंच भी है, और सब जगह ये शिक्षा निःशुल्क है। कुछ आपको खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं, 100% फ्री है। सभी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया लिंक से भी जुड़िए, यानी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सबसे जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से। सिर्फ एक काम करना है आपको, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और आपकी शिक्षा और निःशुल्क और प्रभावशाली बना सकें। तो शेयर करिए, मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।